आगे स्लाइड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं सीओपीडी के बारे में। ऑलराइट, सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ओके सर, इतना मुश्किल नाम है इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखिए, मतलब नाम मुश्किल हो सकता है बट उसका मीनिंग मुश्किल नहीं होगा। अगर आप वर्ड को, मैं हमेशा कहता हूं, जो वर्ड आपको नहीं समझ आए ना, उस वर्ड को तोड़ना चालू कर दो। उस वर्ड को जैसे जैसे तोड़ोगे ना, एक एक करके आपको उसका मतलब समझ लगना शुरू हो जाएगा। अभी चलो, ये एक बीमारी का नाम है ऑलराइट, एंड इसके बारे में हम लोग आज सारा जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सीओपीडी, ठीक है, सीओपीडी में सी का मतलब होता है क्रॉनिक। अब क्रॉनिक का मतलब तो मोस्ट ऑफ लोगों को आपको पता ही होगा जो रेगुलर सेशन लगाते हैं। क्रॉनिक मतलब कोई भी चीज जब हमारे शरीर में ज्यादा लंबे समय तक टिक जाती है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है जो कि हमारे शरीर में ज्यादा लंबे समय तक रहती है, जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया। ओके, ये सभी क्रॉनिक कंडीशन है आपकी। एक्यूट कंडीशन नहीं है। एक्यूट होता है जैसे कि बुखार हो गया, थोड़ा सा जुकाम हो गया, खांसी हो गया। बट सीओपीडी ये एक लंबी कंडीशन है जो कि ज्यादा टाइम तक बॉडी में टिक जाती है, रह जाती है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब लिखो, इसका मतलब होता है रुकावट पैदा करना। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि किसी भी चीज में रुकावट पैदा करना। अगला, पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड आप जब भी आपको सुनने को मिले, हमेशा याद रखना कि आपका वहां पे लंग्स की बात हो रही है, फेफड़ों की बात हो रही है। लिखो। ओके, जब भी आपको पल्मोनरी वर्ड सुनने को मिले, आप एक चीज याद रखना कि आपको वहां पे लंग्स की बात हो रही है। ऑलराइट, एंड उसके बाद लिखो डिजीज। ये एक बीमारी है, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब इससे, इस नाम से आपको क्या पता लग रहा है? ऑलराइट, इस नाम से आपको क्या पता लग रहा है? देखो, यानी कि आपके जो फेफड़े हैं, आपके जो लंग्स है, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट आ जाना जिसकी वजह से वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपको ढंग से सांस नहीं आएगा, तो उसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी में दिक्कतें आएंगी। एंड आज मैं इसी के बारे में जानने वाला हूं। उससे पहले, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग सांस कैसे लेते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आपके फेफड़ों के अंदर लेके चलूंगा। ठीक है, प्रॉपरली समझेंगे आराम आराम से कि आप लोग अभी सांस ले पा रहे हो, मुझे सुन रहे हो, घर का कोई भी काम कर रहे हो, सांस लेना तो जरूरी है ना। तो आप सांस कैसे ले रहे हो मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए आइए देखो। अभी ना फोटो को ध्यान से देखना, ध्यान से देखो फोटो को। ये है आपके फेफड़े। ठीक है, ये आपके फेफड़ों का एक स्ट्रक्चर है। अभी एक एक करके चीजों को समझेंगे। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं, होती तो 36 तरीके की चीजें हैं। मैंने यहाँ पे मोटे मोटे आपको बड़ी बड़ी चीजें हाईलाइट की हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो। सबसे पहला तो हो गया आपका ट्रैकिया। ठीक है, सबसे पहला चीज आ जाती है आपकी ट्रैकिया, जहां से हवा जो है होकर आपके फेफड़ों में अंदर जाती है। ऑलराइट, ट्रैकिया, उस चीज को हम कहते हैं ट्रैकिया। मतलब आपके विंड पाइप से होके आपकी जो हवा है, जो भी, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है, वो जो हवा है वो आपके ट्रैकिया के अंदर जाती है सबसे पहले। मैं थोड़ा सा ना आपको ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको ज्यादा से समझ लगेगा। ये जो आप ये हिस्सा देख पा रहे हो, ये है आपका ट्रैकिया। ठीक है, अब उसके बाद इससे आगे आ जाओ। इससे आगे आपके ना दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, ये आप देख पा रहे हो। एक तो ये वाली चीज, ये वाली, एक तो ये साइड वाली। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, रोड दो हिस्सों में बट गई। इसे हम कहते हैं ब्रोनकाई। ठीक है, लिखो। उसके बाद जब ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया से जो हवा है वो आगे जाती है आपके ब्रोंकाई में, BRONCHI। ओके, ये आपकी हवा ही आगे जा रही है, ये भी लिख लो। नाउ उसके बाद, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये और आगे जाके छोटी छोटी गलियों में बट जाती है, और उन गलियों को हम नाम देते हैं ब्रोंकियोल्स। ओके, आप स्क्रीन देख सकते हो। छोटी छोटी, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जैसे मतलब पेड़ की वो नहीं होती रूट्स, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, वैसी। देखो कुछ वैसा ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है यार, ऐसे ही आपके लंग्स के अंदर होता है। ये छोटी छोटी आपको जड़ें दिख रही हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई से आगे जाके हवा जाती है आपके ब्रोंकियोल्स में। नाउ अभी सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेलो सभी लोग ध्यान सुनो। ये जो आप देख पा रहे हो ना, इन सभी के एंड पर देखो, मैं ना छोटा ड्रॉ करके बताता हूँ, ये देखो।
जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे गोला सा हो गया, यहाँ पे गोला सा हो गया, ठीक है। तो एंड पर ना एक चीज होती है जो कि सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा मेन है, और इसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। ऑलराइट, और इसी चीज के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। ये छोटी सी दिखने वाली चीज जो कि आपको मतलब नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते, ये इतनी ज्यादा जरूरी होती है। ऑलराइट, मैं बहुत स्लो स्लो चल रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ लग पाए। ठीक है, सबसे पहले हवा जाती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आगे जाती है आपके ब्रोंकाई में, जो दो दो लाइनों में डिवाइड हो रही है। उसके बाद ये आगे जाती है और जड़ों में, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में जाकर ये जाती है आपके एल्वियोलाई में, जो कि सर्कल सर्कल शेप के होते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई जो है आपके सर्कुलर शेप के होते हैं। अब सुनो, ये आपका जो एल्वियोलाई है ना, ये एक बैग की तरह है। ये खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, जैसे आपका दिल नहीं धड़कता। पता है आपको दिल कैसे धड़कता है? ठीक है, दिल जैसे वो आगे पीछे करे धड़कता है। तो बिल्कुल ऐसा ही आपका जो एल्वियोलाई है, ये भी आपका दिल की तरह ही सांस लेता है, आगे पीछे होता है। अब जब आपका ये जो एल्वियोलाई है ये सुंगड़ेगा, ठीक है, जब आपका एल्वियोलाई सुंगड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकलेगी, और जब ये रिलैक्स होगा तो ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगी। ऑलराइट, एल्वियोलाई के अंदर आपके ऑक्सीजन और आपके कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। लिख लो ये बात। एल्वियोलाई छोटे छोटे गोले से दिखने वाली चीजें होती हैं, जिनके अंदर, इनके अंदर ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। अब अगर एल्वियोलाई आपकी ठीक है तो आपको ढंग से सांस आ पा रही है, अभी आप आराम से बैठे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि ये जो है ये आपके बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करने का काम करते हैं। समझ लग गई? ठीक है, सिंपल था, बहुत मुश्किल तो नहीं था। तो बिल्कुल आपको अपने जो लंग्स, अपने जो फेफड़े हैं, इनके फंक्शनिंग को समझना होगा कि आखिरकार ये काम कैसे करते हैं। ऑलराइट, आखिरकार ये काम कैसे करते हैं। तो ठीक है, अभी हम बात करते हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम के बारे में, कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अभी देखो, चलो आ जाओ। अब सर सीओपीडी क्या है, हमें वो बताओ। देखो, सीओपीडी कुछ भी नहीं है, बट सीओपीडी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेज है आपके फेफड़ों का, आपके लंग्स का एक ब्लॉकेज हो जाती है, जिसे हम सीओपीडी कहते हैं। मतलब लंग्स में कहीं भी किसी भी जगह पर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हो गई है, जिसकी वजह से आपको सांस अच्छी तरीके से नहीं आ गई, आप अच्छे सांस नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, गैसेस अच्छी तरीके से एक्सचेंज नहीं हो रही हैं। और अब मैं आप सबके साथ बात करता हूं कि एक्चुअल में इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं वो अब थोड़ा सा मैं आपको आगे डिटेल में लेके चलूंगा। टाइप्स, अब लिखो टाइप्स। सीओपीडी के अंदर ना मेनली वैसे तो चार तरह की होती है, पर मैं आपको दो बताऊंगा। ठीक है, दो तरीके की मेन टाइप्स होती है सीओपीडी के अंदर। सबसे पहला लिखो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, सबसे पहला लिखो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इस बीमारी में क्या है, अब देखो नाम से कुछ पता लग रहा है। मैंने आपको पीछे क्या बताया था, ब्रोंकाई के बारे में, ब्रोंकियोल्स के बारे में बताया कि नहीं बताया था? तो थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो? नाम ब्रोंकाइटिस, सर वैसे ही नाम है ना। अब सुनो मेरी बात, जब भी आपको किसी भी नाम के आगे आईटिस वर्ड सुनने को मिले, ITIS लिखो ये बात, जब भी आपको किसी भी मेडिकल टर्म के आगे ITIS लिखने को मिले, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, लिखो लिखो, आज मैं पेन रोकने नहीं दूंगा सबके। ठीक है, जब भी आपको ITIS वर्ड सुनने को मिले, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब उस जगह पर इन्फ्लामेशन है। और ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन आ जाना। हेलो, सिंपल है अब सिंपल है। ठीक है, समझ गए अब? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मतलब आपके जो ब्रोंकियोल्स है या फिर आपके ब्रोंकाई है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाना। ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब्स में। और लॉन्ग टर्म मतलब ज्यादा लंबे समय तक, जिसकी वजह से क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। इसके अंदर ना आपके ब्रोंकियस के अंदर ना रेशा जमा होनी शुरू हो जाती, लिखो। अपा कहने ना, छाती की रेशा जमा हो गई, छाती की रेशा जमा हो गई। ठीक है, जब हम कहते हैं कि खड़खड़ की आवाज आ रही है, यस और नो, कहते हैं ना कि हमारे बॉडी में खड़खड़ की आवाज आ रही है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे छाती के अंदर रेशा जमा हो जाती है, म्यूकस।
उसके बाद क्रॉनिक कफ, बहुत ज्यादा खांसी आती है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है। और उसके बाद सुनो सुनो सुनो, इसका जो दूसरा नाम है, ये जो हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ना, इसका दूसरा नाम है ब्लू ब्लोटर्स। ओके, लिखो, ये मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है, टेस्ट में पूछूंगा आप सबसे। ये जो आप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, इसका दूसरा नाम है ब्लू ब्लू ब्लोटर्स। ब्लू ब्लोटर्स इसीलिए क्योंकि इसके अंदर जो हमारे फेफड़े हैं ना, वो ब्लू कलर के हो जाते हैं। एक एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, एक ना रबड़ ले लो, ठीक है, रबड़ को जब आप अपनी उंगली पे डालते हो बहुत टाइट करके, आपकी उंगली नीली पड़ जाती है? बताओ मुझे सभी लोग, यस या फिर नो। चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो। ठीक है, जब भी आप रबड़ को किसी भी जगह पर डालोगे, आपके देखना, आपका ना वो सब नीला पड़ जाएगा। मुझे बताओ क्यों? क्योंकि उस जगह पर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। जब भी जगह पर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वहां पर वो जगह नीली पड़ जाएगी, लिखो ये बात। और ऐसे ही आपके फेफड़े के साथ होता है, जब आपके लंग्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, वो जगह नीली पड़ जाती है। इसीलिए इस चीज को ब्लू ब्लोटर्स कहते हैं। नाउ, अभी अगला पॉइंट, सबसे डरावना और सबसे खतरनाक चीज, एम्फाइसीमा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, जो आपके अगला सेकंड कंडीशन है, जिसे हम कहते हैं एम्फाइसीमा। ठीक है, अब सर इसमें क्या है? इसके अंदर आपकी, जो मैं एल्विलाई की बात कर रहा था ना, जो वो मैं गोलो गोलो की बात कर रहा था, वो ही खराब हो जाते हैं। ठीक है, पहले तो आपकी ट्यूब खराब हो रही थी, पहले तो ट्यूब में रेशा जमा हो रहा था, पर अभी सुनो क्या है, देखो मेरी बात, आपके जिस जगह से आपसे ऑक्सीजन निकलेगी बॉडी में से, जिस जगह से आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी और ऑक्सीजन अंदर जाएगी, वो जगह ही खराब हो चुकी है। एल्व्यूलाई आपके जो है, वो इस कंडीशन में खराब हो जाते हैं, इस कंडीशन में उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाते हो। ठीक है, और इस बीमारी का जो दूसरा नाम है वो है पिंक पफर्स। ठीक है, पिंक पफर्स है, और इसमें जो है पेशेंट के जो लिप्स है ना, वो बिल्कुल दूसरे तरीके के हो जाते हैं। ऑलराइट, एंड पेशेंट की जो छाती है ना, वो भी, मतलब आप देखोगे ना, ये फिजिकल इंपैक्ट मारता है ये। एम्फाइसीमा इतना खतरनाक है। ओके, ठीक है, ऑलराइट, आई थिंक सो, एम्फाइसीमा वाला, राइट, एम्फाइसीमा। ऑलराइट, तो देखो एम्फाइसीमा में क्या होता है बेसिकली, जो आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस था, उसमें तो आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स डिस्टर्ब हो रहे थे। ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब में आपके रेशा जमा हो रही थी। बट एम्फाइसीमा में क्या है, आपकी जो एल्व्यूलाई है, जिसके अंदर से आपकी ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ये एल्व्यूलाई ही खराब हो जाता है। इसके आसपास के टिश्यू, इसके आसपास के मसल्स, वो खराब हो जाते हैं, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है और उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन एंड ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से आप जो है ढंग से सांस नहीं ले पाओगे, और इसमें पेशेंट के जो शरीर है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ऑलराइट, तो ठीक है, ये दो मेजर पॉइंट होते हैं, ये जो दो मेजर टाइप्स हैं आपके सीओपीडी के। यहाँ पे जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, उसमें आपको अच्छी तरीके से पता लग रहा है कि एम्फाइसीमा में क्या होता है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है। आप देखो कि जिस पर्सन को एम्फाइसीमा है, देखो उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब है, उसके जो बॉडी में कमजोरी कितनी ज्यादा आ चुकी है, उसकी बॉडी में माल न्यूट्रिशन कितना ज्यादा आ चुका है। देख पा रहे हो? जरा जूम करके देखो फोटो को, कि पर्सन की कितनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है, क्योंकि बॉडी को टाइमली ऑक्सीजन प्रॉपरली ढंग से नहीं मिल पा रहा। ठीक है, और भी कंडीशन होती है, जैसे कि अस्थमा भी साथ में आ जाता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑलराइट, अब देखो, जो अस्थमा चीज है ना, अस्थमा अस्थमा में क्या होता है, देखो, आपके जो मैं ये कह रहा था ना, आपकी जड़ें होती हैं, ब्रोंकियोल्स, याद है? अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो आपकी जड़ें होती है ब्रोंकियोल्स, ये देखो, ये है आपकी एक नॉर्मल ब्रोंकियोल। देखो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें से जो है ऑक्सीजन प्रॉपरली जा रहा है। बट इधर देखो, जब आपको अस्थमा होता है ना, तो ये इसके अंदर रेशा जमा हो जाती है। देख पा रहे हो? ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा रेशा जमा हो जाती है, मुझे पता थोड़ा गंद पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो रेशा जमा हो जाती है, और इसमें क्या है, इसके अंदर से आपको सांस ढंग से आप नहीं ले पाते, ऑक्सीजन ढंग से आगे नहीं जा पाती। अब सर सीओपीडी होता कैसे है? देखो, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे कॉजेज नहीं होते, कुछ कारण ही होते हैं, कि आप बहुत ज्यादा अगर स्मोकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, कभी कभार होता है कि एलर्जी से सीओपीडी हो जाता है, एयर पोल्यूशन,
ठीक है, एयर पॉल्यूशन की वजह से हो जाता है सीओपीडी। बहुत मतलब 20% जेनेटिक्स का रोल होता है। ठीक है, तो ज्यादा कारण नहीं होते। एंड अगर आप अस्थमा इन जैसी कंडीशन को इग्नोर करते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक खांसी है, ठीक है, तो आपको अब सर सिम्टम पता कैसे लगेगा? देखो, ये सभी सिम्टम अगर आपको होंगे ना, तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। सबसे पहला, क्रॉनिक कफ, मतलब बहुत टाइम हो गया है आपकी बॉडी में से खांसी जा ही नहीं रही है। ठीक है, बहुत टाइम हो गया खांसी जा ही नहीं रही है। अगला, फैटीग, मतलब आप बहुत ज्यादा थका हुआ फील करते हो। अगला, डिस्पनिया, ठीक है, डिसएपनिया होता है, इसका मतलब है मतलब सांस लेने में दिक्कत आना। ठीक है, डिसएपनिया का मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत आना, सांस फूलना। अगला लिखो, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, मतलब बहुत ज्यादा रेशा का बनना। ये सभी चीजें अगर एक साथ होंगी तो आपको अपना सीओपीडी चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता, ये आप डॉक्टर से ही जाके पूछ सकते हो। ठीक है, और छाती में बहुत ज्यादा टाइटनेस फील होना। अब सर ये जो सीओपीडी है, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? देखो, इसके साइड इफेक्ट ये होंगे, एक तो आपके मसल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, आप ढंग से सांस नहीं ले पाओगे तो आपके मसल्स कम हो जाएंगे, आपकी बॉडी को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑर्गन फेलियर तक का खतरा रहता है। अब देखो, एक सिंपल सी बात है, आपके हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए, सही बात है, यस और रॉन्ग? आपके हर एक ऑक्सीजन ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ही सही से नहीं बन पा रही, तो फिर सिंपल सी बात है, आपके ऑर्गन भी फेल होने का खतरा रहता है। उसके बाद थकावट रहती है, इंफेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, एंड माल न्यूट्रिशन। एक चीज लिखो, माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है सीओपीडी के साथ, ये देखो। ठीक है, 20 से लेकर 70% सीओपीडी पेशेंट ऐसे हैं जिनको माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी होना, कुपोषित होना। ठीक है, कुपोषित होना। इन पेशेंट्स को कुछ भी खाना जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, और उसके बाद इन्हें खाया भी नहीं जाता इनसे। ठीक है, ये जो है ना, ये पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि ये खाने को पचा भी नहीं पाते। मतलब सीओपीडी में डॉक्टर्स दवाइयां ही ऐसी दे देते हैं कि हमारा जो पेट है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी बैंड बच जाती है। अब सर हमें ये बता दो लास्ट में कि करना क्या है, सर सॉल्यूशन बता दो, हमें पता लग गया इसके बारे में। देखो, अभी जो चीजें बता रहा हूं ना, ये चीजें आपको तब करनी है अगर आपको कोई सीओपीडी वाला पेशेंट पूछे, ठीक है, कि क्या करना चाहिए। सबसे पहला, लिमिट कार्बोहाइड्रेट इंटेक। उस पर्सन के कार्बोहाइड्रेट इंटेक को बहुत ही ज्यादा कम कर देना है, लिख लो ये बात बड़ी बड़ी। ठीक है, चाहे आटा हो गया, चाहे चावल हो गया, चाहे सोडा हो गया, ठीक है, कैंडीज हो गया, डेजर्ट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, ये सभी चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हैं, ये चीजें आपको मना करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आप जितना ज्यादा लोगे, उतना ही ज्यादा आपके फेफड़ों को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जितना ज्यादा लोगे आपके फेफड़ों को उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, उतना ज्यादा तकलीफ होगी। नाउ, अगला पॉइंट, लिमिट सॉल्ट इंटेक। लिखो ये बात, आपको सोडियम सोडियम के लेवल्स को कम करना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर। अब नमक वाली कोई भी चीज होगी, चाहे ज्यादा पैकेट वाली चीजें हो गई नमकीन वाली, चाहे कोई ज्यादा नमक वाली सब्जी हो गई, ज्यादा नमक वाले चावल हो गए, ठीक है, ज्यादा नमक वाली दाल हो गई, कुछ भी चीज, ठीक है, नमक वाली चीजें, मिर्ची वाली चीजें, ये सभी चीजें आपको डाइट में बंद करनी पड़ेंगी। उसके बाद, ठीक, देखो, अब सर आप बोलोगे कि सर आप कह रहे हो कि नमक कम कर दो, ठीक है, नमक बंद ही कर दो, फिर सर हम क्या करें? देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप लोग विनेगर ऐड कर सकते हो, ठीक है, ब्लैक पेपर्स ऐड कर सकते हो, आप लेमन जूस ऐड कर सकते हो, लाइम जूस ऐड कर सकते हो, बहुत चीजें होती हैं यार। ठीक है, आप जो खड़े मसाले होते हैं, ठीक है, जिनका इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता, आप वो ऐड कर सकते हो, ठीक है, कसूरी मेथी ऐड कर सकते हो। ये सभी चीजें आपके खाने में फ्लेवर को बढ़ाती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नमक ही डालना है। नाउ, नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। ठीक है सर, सर आप प्रोटीन इनटेक क्यों कह रहा हूं, ये भी तो बताओ। देखो, आपका जो फेफड़े है ना, वो स्मूथ मसल से बने हैं। ठीक है, फेफड़े जो है मसल से बने हैं, एंड अगर आपके फेफड़ों के मसल खराब हैं, तो फिर वो ढंग से काम नहीं करेंगे। इसीलिए आपको अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना होगा, उसे इंक्रीज करना होगा। नाउ, अगला पॉइंट, इंक्रीज हेल्दी फैट। अपनी डाइट में
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को आपको इंक्रीज करना होगा, ठीक है, जो कि आपको नट्स एंड सीड से मिलेंगे। और एक बार हमारे हर्बल लाइफ लाइफलाइन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। हर्बल लाइफलाइन टैबलेट्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स है किसका, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। और इसके बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आपकी स्किन हेल्थ बेटर होती है, आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन कम होती है। एक चीज लिख लेना, ओमेगा 3 की वजह से आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन कम होती है, ठीक है, ओमेगा 3 की वजह से बॉडी में इंफ्लेमेशन कम होती है, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। उसके बाद अगला पॉइंट, हैव एडिक्वेट फ्लूइड। आपको अपने पानी के इंटेक को प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ढंग से पानी नहीं पी रहे हो तो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आइडियल आपको पानी पीना पड़ेगा, अगर आप पहले नहीं पी रहे थे। ऑलराइट, प्रॉपरली अपने फ्लूइड इंटेक को प्रॉपर करना है। एंड अगला पॉइंट, गेट इनफ विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, गेट इनफ विटामिन एंड मिनरल्स। अब सर, विटामिन मिनरल्स की अगर आप बात कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जो मेजरली है विटामिन ई, विटामिन ई, डी और सी। ये तीन विटामिन ऐसी हैं जो कि आपके फेफड़ों को अच्छा करते हैं। ऑलराइट, अब उसके बाद, ठीक है, चलो, अब उसके बाद अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, आपको लिमिट करना पड़ेगा गैस फॉर्मिंग फूड्स को। मतलब जिन भी खानों से आपकी गैस बन रही है, ठीक है, देखो, जैसे कि ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, बहुत ज्यादा प्याज हो, मतलब ऐसी चीजें जिनसे बहुत ज्यादा गैस बनती है। और वो गैस वाली चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और देखो, ये लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये आप अच्छी आदतें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, जो आप उस पर्सन को बता सकते हो कि आपको ओवरफीड नहीं करना, ठीक है, छोटी छोटी और हल्की फुल्की मील्स लेनी है, ज्यादा मसाले वाली चीजें नहीं लेनी, प्रॉपरली खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाना है। खाना सॉफ्ट हो फिर तो और भी बेटर है, ठीक है। बाहर का सब कुछ बंद कर देना है। एंड उसके बाद जो जो एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, एक चीज होती है जो कि इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। ये देखो, मैं आपको स्क्रीन पे लिख के बता रहा हूँ, ओके, देखो, ओरेगैनो ऑयल, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है इस कंडीशन के लिए। अगर मतलब कभी आप पता कर लेना, मुझे नहीं पता कि हमारे इंडिया में मिलता कि नहीं मिलता, बट ऑरेगेनो ऑयल इस कंडीशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एंड सनलाइट, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सनलाइट, जो आपके नेचुरली सूरज दादा आपके बॉडी पे यूवी रेस फेंकते हैं, ठीक है, दोपहर की बात नहीं कर रहा दोपहर मत निकल जाना, वरना वरना पूरी स्किन खराब हो जाएगी, फिर बोलोगे सर ने तो कहा था धूप लेने को, ठीक है। तो टाइमिंग मैटर करती है, सुबह सुबह वाली धूप अच्छी होती है, दोपहर वाली नहीं अच्छी होती, ठीक है। तो आपको सनलाइट लोगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो कंडीशन है ना, वेट अ सेकेंड, ऑल राइट, ओके, तो ये जो आपकी कंडीशन है ना, अगर मैं आपसे डेटा की बात करूं तो वर्ल्ड वाइड 390 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि सीओपीडी से जूझ रहे हैं, 390 मिलियन। इंडिया के अंदर अगर मैं लेटेस्ट बात करूं, 55 मिलियन पीपल ऐसे हैं, 55 मिलियन, भाई ये नंबर थोड़ा नहीं है, ठीक है। 55 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि सीओपीडी से जूझ रहे हैं, बट वो अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके वो एक अच्छी सेहत पा सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप हमेशा दवाइयों के सहारे रहोगे ना, तो दवाइयों से आपको क्या साइड इफेक्ट होंगे आपको हमेशा उसके बारे में नहीं पता लगेगा। तो इसीलिए अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम